गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। नामांतरण के मामले में कब सिविल कोर्ट जाना अनिवार्य है, नीता भट्टाचार्य 2025 का यह नया मामला है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें वो महत्वपूर्ण पॉइंट, वो महत्वपूर्ण परिस्थितियां, वो महत्वपूर्ण दशाएं बताई गई हैं जब आपको सिविल कोर्ट में जाना अनिवार्य है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं, वो मौजूद हैं, आप वहां देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत में इस फैसले का एक आम व्यक्ति किस प्रकार से उपयोग कर सकता है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जितेंद्र सिंह का जो मामला है 2021 का, उसके बारे में भी इस जजमेंट के अंदर बताया गया है कि नामांतरण से मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। ये एक टैक्स वसूल जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट का लगान वसूल की एक प्रोसेस होती है, उसके लिए इसका उपयोग होता है। यदि सिविल न्यायालय उस नामांतरण को शून्य घोषित कर देता है तो शून्य हो जाता है। आज के मुद्दे में हम इस बात पर चर्चा करेंगे जैसे कि आम समस्या है एक आम किसान की, एक आम भारतीय नागरिक की, कि जब भी वसीयत के आधार पर, रजिस्ट्री के आधार पर, दान पत्र के आधार पर, हत्याग पत्र के आधार पर, या जिसको कहते हैं हिबानामा के आधार पर कोई भी नामांतरण की कार्यवाही तहसीलदार न्यायालय में आवेदन के साथ पेश की जाती है और विपक्षी पक्ष कोई उस पर आपत्ति कर देता है एक छोटा सा आवेदन लिखकर, तो अक्सर तहसीलदार महोदय उसको कार्रवाई को रोक देते हैं। लेकिन इस नीता भट्टाचार्य 2025 में महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। यदि वो विवादित है तो उसको विवादित पंजी में दर्ज किया जाएगा, नोटिस जारी किए जाएंगे, गवाह ली जाएगी और देखा जाएगा कि ये मामला का विवाद किस प्रकार का है। अगर कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ राजी खुशी से है, तो उस पर नामांकन कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपत्ति आ गई तो उसमें सिर्फ इतना देखा जाएगा कि आखिर ये विवाद का मैटर क्या है, क्या सिविल न्यायालय का मैटर है, अगर नहीं है तो उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, इस बात की जांच उनके द्वारा की जाना जरूरी है। अब वो ये नहीं कह सकते हैं सीधे ही कि आप जाइए और तहसील आप दीवानी अदालत से डिसीजन करवा कर लाइए। इस नीता भट्टाचार्य में बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए। उसके बाद अगर तहसीलदार महोदय कहते भी हैं कि आप ये सिविल न्यायालय जाइए और वहां से इसका निराकरण करवा कर लाइए, तो उसके लिए भी समय सीमा 150 दिन की इसमें कर दी गई है। 150 दिन मतलब अधिकतम 5 महीने। 5 महीने में आपको सिविल न्यायालय से स्टे की आवेदन लाकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करना होगा कि ये सिविल न्यायालय के द्वारा, जज साहब के द्वारा इस मामले में स्टे दे दिया गया है, स्थगन दे दिया गया है कि इसमें आप नामांकन की कार्रवाई ना करें, आगे कार्रवाई ना करें। और यदि वो व्यक्ति 5 माह के अंदर स्थगन आदेश लाकर तहसील न्यायालय में पेश नहीं करता है तो तहसीलदार महोदय फिर नामांकन को नहीं रोकेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिलीफ एक आम नागरिक, एक आम किसान को मिली है। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि आखिर इस मामले में क्या परिस्थितियां हैं जब हमें सिविल न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 75 के उप पैरा क्रमांक 4 और 5 में बताया गया है। ये पूरा जजमेंट मैंने ई बुक पीडीएफ के अंत अंत में सर आपके लिए दिया है। जो ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं अब आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। अब हम पैरा क्रमांक 4 और 5 को समझते हैं कि आखिर इसमें इस जजमेंट में क्या दिशा निर्देश दिए गए। आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, नामांतरण में सिविल कोर्ट कब जाना अनिवार्य है, नीता भट्टाचार्य केस 2025 का नया नियम। ये हमारे ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। इसमें पूरे अध्याय दिए गए शुरू में। यह अध्याय से इन सबसे मैं परिचय आपका वीडियो के अंत में करा दूंगा। अभी हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं। इसमें प्रस्तावना भी है और डिस्क्लेमर भी है। यहाँ पर आ चुके हैं सर हम मुद्दे की बात पर, जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है, नामांतरण में सिविल कोर्ट कब जाना अनिवार्य है। नीता भट्टाचार्य केस 2025 के जिस पैराग्राफ 75 के बिंदु 4 और 5 को 2025 के पैरा क्रमांक 75 के उप पैरा क्रमांक 4 और 5 ये बताते हैं कि तहसीलदार का अधिकार कहाँ खत्म होता है और सिविल जज का काम कहाँ से शुरू होता है। इसका विस्तार से विश्लेषण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बिंदु संख्या 4 को देखेंगे। ये मैंने इसकी सरल व्याख्या की है और जो जजमेंट के अंदर जो उस भाषा में जो अनुवाद है उसको भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड। लेकिन हम सरल व्याख्या जो मैंने की पहले इसको हम समझ लेते हैं। इस बिंदु में कोर्ट ने उन स्थितियों को गिनाया है जिन्हें कानून की नजर में गंभीर विवाद माना जाएगा। यदि नामांतरण के दौरान नीचे लिखी बातें सामने आती हैं तो उसे विवाद माना जाएगा। नंबर 1, वसीयत की वैधता, वैलिडिटी।
क्या वसीयत कानूनी रूप से सही है? नंबर एक विवाद हो गया, ये गंभीर विवाद माने जाएंगे। दूसरा है निष्पादन की क्षमता, कैपेसिटी। क्या वसीयत लिखने वाला व्यक्ति उस समय दिमागी रूप से स्वस्थ था या वह कोमा, नशे या दबाव में था? तीसरी स्थिति है प्रतिद्वंदी वसीयतें। यदि एक ही जमीन के लिए दो अलग अलग वसीयतें, जैसे एक रजिस्टर्ड और एक सादा, पेश कर दी जाए, ये तीसरा गंभीर विवाद हो गया। चौथा है पंजीकृत दस्तावेज की चुनौती। केवल वसीयत ही नहीं, यदि दान पत्र या विक्रय पत्र की वैधता पर भी निजी पक्षों के बीच झगड़ा है तो वह विवाद की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर एक चीज हमें यह सीखने को मिलती है कि ये सिर्फ वसीयत के संबंध में नहीं है सर, ये नामांतरण से रिलेटेड है। यदि आपको कहीं से टाइटल प्राप्त हुआ है, हक प्राप्त हुआ है, और उसके आधार पर आप तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन पेश करते हैं और वहां पर उसको चुनौती दे दी जाती है, तो ये सभी परिस्थितियां में लागू होगा, सिर्फ वसीयत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है दान पत्र और विक्रय पत्र में भी लागू होता है। सरल मतलब अगर हम इसका समझें तो तहसीलदार महोदय को जैसे ही पता चलेगा कि झगड़ा कागजी नहीं बल्कि हकीकत और नियत का है, तो वह मामला बिंदु 4 के दायरे में आ जाएगा। अब जब मामला बिंदु 4 के दायरे में आ जाता है तो अब आगे क्या किया जाएगा, तो बिंदु क्रमांक 5 में बताया गया है। जजमेंट के पैरा क्रमांक 75 के बिंदु क्रमांक 5 में। बिंदु क्रमांक 4 में बताए गए विवाद पैदा होने पर तहसीलदार को क्या करना होगा, यह बिंदु 5 बताता है। नंबर 1, फैसले का अधिकार नहीं है। यहां पर वो रुक जाएंगे तहसीलदार महोदय, यहां पर उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। तहसीलदार के पास इन विवादों पर जज बनकर फैसला सुनाने की कोई शक्ति नहीं है। वह यह तय नहीं कर सकते कि कौन सी वसीयत असली है। नंबर दूसरा है सिविल कोर्ट का रास्ता। तहसीलदार महोदय पक्षों को स्पष्ट निर्देश देगा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय आप जाइए। तीसरा है सर हमारा 110 की उपधारा 7 का पालन। यह दो प्रक्रियाएं और दो रास्ते आ सकते हैं। या तो तहसीलदार महोदय मामले का निपटारा नियमों के तहत करेंगे, जैसे बिंदु 6 में बताया गया है, या फिर वह कार्रवाई को लंबित रख देंगे और इसकी लिखित सूचना कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय को दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ 110 की उपधारा 7 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की है। आप यदि ऑल इंडिया में जहां भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो भी भू राजस्व संहिता है उसकी जो भी धारा है उसके हिसाब से आप ले लें, क्योंकि ऑल इंडिया में लगभग लगभग नामांतरण के नियम के प्रक्रिया एक ही है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। और रेफरेंस के बतौर आप इस जजमेंट को आप पेश कर भी सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो पिछला बनाया स्पेशल, उसमें पूरे पॉइंट बताएं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो सभी अधीनस्थ न्यायालयों को बाध्यकारी है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय भी आप बतौर रेफरेंस, बतौर मिसाल के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। कोशिश है सर, ये ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे, आप कोशिश कर सकते हैं। उसमें आवेदन किस प्रकार से तैयार करा जाएगा, किस प्रकार से शपथ पत्र लगाया जाएगा, किस स्टेज पर आवेदन लगाया जाएगा, जैसे कि आपत्ति जैसी आती है तब उसी समय आप आवेदन पेश करें। स्टेज 1 का आवेदन जो मैंने उसमें बताया था, ताकि आप 150 दिन की समय सीमा तय करने का निवेदन कर सकें तहसीलदार महोदय से कि साहब इसमें 5 दिन से ज्यादा 5 महीने से ज्यादा समय नहीं दिया जाए। जैसे ही 5 महीने व्यतीत होते हैं तो स्टेज बी में आप आ जाएंगे, तो वहां पर स्टेज बी का आवेदन लगाया जाएगा। वहां पर आप निवेदन करेंगे कि श्रीमान 5 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, इनके द्वारा स्टे नहीं लाया गया, इसलिए हमारा नामांतरण आप कर दिया जाए। तो ये पूरा इस पे स्पेशल वीडियो मैंने चैनल पर बनाया है, वहां पर अपलोडेड है। उनकी ई बुक पीडीएफ भी लिख कर उन्हें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं। अब इसमें आते हैं हम सर सारांश में कि इन बिंदुओं को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो संदेश साफ है कि तहसीलदार एक मैनेज करने वाले मैनेजर हैं, मजिस्ट्रेट नहीं है। किस मामले में, जब टाइटल या हक का प्रश्न पैदा हो जाता है। वह रिकॉर्ड को मैनेज सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दो भाइयों के बीच वसीयत की सच्चाई को लेकर युद्ध छिड़ गया है तो वह इस युद्ध का फैसला नहीं कर सकता। उसे फैसला रोककर या रिपोर्ट भेजकर पक्षकारों को सिविल जज के पास भेजना ही होगा। इसमें 4 और 5 बिंदु का जो निचोड़ मेरे द्वारा लिखा गया है कि निर्विवाद या सरल मामलों का अधिकारी है तहसीलदार। जहां वसीयत की आत्मा, सच्चाई और क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया, वह तहसीलदार का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है और सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार शुरू हो जाता है। जटिल कानूनी सवालों पर सिविल कोर्ट का हस्तक्षेप, जैसे पंजीकृत बनाम अपंजीकृत वसीयत, धोखाधड़ी साबित करना, हस्तांतरण पर रोक आदि, ये सभी बातें इसमें आती हैं। तहसीलदार महोदय के आदेश के खिलाफ यदि आप असंतुष्ट हैं तो पहली अपील एसडीओ के समक्ष, दूसरी अपील कलेक्टर या अपर कलेक्टर के पास और तीसरी राजस्व मंडल के यहाँ या हाई कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं।
तो ये सभी जानकारियां इसमें सर मैंने आपको दी है। अब मैं आपको ई बुक के अंत में लेकर चलता हूँ, जहाँ ये जजमेंट का पेरा क्रमांक 74 75 का और पेरा क्रमांक 4 और 5 है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बड़े महत्वपूर्ण पेरा हैं दोनों जो आप देख रहे हैं। पूरा जजमेंट है सर, ये पूरा स्क्रॉल करके मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये आ चुका है सर हमारा पेरा क्रमांक 75। उपरोक्त चर्चा के आलोक में हमसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं। मानते हैं कि तहसीलदार वसीयत पर आधारित होने के आधार पर उत्परिवर्तन के मतलब नामांतरण के आवेदन को प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि ऊपर की गई विस्तृत चर्चा को देखते हुए हमारे निष्कर्षों को क्रमानुसार निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगा। मतलब यहाँ वही बात आ गई, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रारंभिक चरण पर तहसीलदार महोदय के द्वारा उसका अस्वीकार नहीं किया जाएगा। विवाद पंजी में दर्ज किया जाएगा, सभी वारिसान को नोटिस जारी किए जाएंगे, उनके बयान लिखे जाएंगे, उनकी आपत्ति को सुना जाएगा। और जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ ये टाइटल का प्रश्न है और इस प्रकार से चुनौती दे दी गई है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि स्वत्व घोषणा करने का अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत स्वत्व घोषणा का दावा आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप केस जीत जाएंगे तो आप तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश करेंगे, फिर उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि आप 5 महीने के अंदर स्टे लेकर नहीं आते हैं तो नामांतरण की कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। अब हम इसमें जजमेंट का पेरा क्रमांक 4 और 5 पर जा रहे हैं। सर हमारा मुख्य मुद्दा वही है। पेरा क्रमांक 4 आप पे पहुंच चुके हैं सर हम। इसमें बताया है कि वसीयत की वैधता, वसीयतकर्ता की वसीयत निष्पादित करने की क्षमता या वसीयतकर्ता की दो प्रतिद्वंदी वसीयतों के अस्तित्व के संबंध में विवाद या 2008 के उत्परिवर्तन नियमों के प्रपत्र 1 में सूचीबद्ध किसी अन्य गैर वसीयत पंजीकृत शीर्षक दस्तावेज की वैधता के संबंध में 3 हो चुके हैं सर। विवाद अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी भी अधिकार से संबंधित विवाद को जन्म देगा और यदि यह विवाद उत्परिवर्तन मतलब नामांतरण या प्रविष्टि के सुधार के दौरान उत्पन्न होता है तो वह ऐसा विवाद होगा। कौन सा विवाद सर? इसको गंभीर विवाद की श्रेणी में माना जाएगा। और इसके बाद जो पैरा क्रमांक 5 में, ये मैं जजमेंट में से पढ़ रहा हूं सर, अनुवाद जो मैंने ऊपर सरल व्याख्या भी आपको बताई थी। अनुच्छेद 4 में उल्लिखित कोई विवाद निजी पक्षों के बीच उठता है तो तहसीलदार विवाद का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होगा। विवाद का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होगा तहसीलदार को, स्पष्ट लिख दिया गया है सर इसमें। और विवाद के निपटारे के लिए पक्षों को सिविल न्यायालय में जाना होगा, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद 74 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा 110 की उपधारा 7 एमपीएलआरसी के अनुसार या तो किया जाएगा या उन्हें लंबित रखा जाएगा और कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। जैसे इस आदेश में विस्तार से चर्चा की गई, 110(4) के तहत विवादित मामलों में निर्णय लेने से तहसीलदार को वसीयत या किसी गैर वसीयती पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करके ऐसे विवाद का निर्णय करने और सिविल न्यायालय की शक्तियां ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। बिल्कुल खुलासा कर दिया गया कि रेवेन्यू न्यायालय को स्वत्व घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गया है। उस समय सीमा को केवल यह निर्धारित करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि क्या मामले में कोई विवाद मौजूद है और पक्षों को सिविल न्यायालय में जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि सिविल न्यायालय में ऐसा नहीं किया जाता है या आवेदन करने के बावजूद सिविल न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो विवादित वसीयत को अनदेखा करते हुए उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण किया जाएगा और गैर वसीयत पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेज के मामले में ऐसे दस्तावेज को प्रभावी करके नामांतरण किया जाएगा। एक बार वसीयतकर्ता की योग्यता, वसीयत की वैधता चाहे पंजीकृत हो या नहीं। यहाँ सादा वसीयत भी आ गई सर। कई व्यूअर्स ने भी सवाल किया था सर अगर सादा वसीयत हो तो सादे वसीयत के बारे में भी इसमें लिखा हुआ। यह गैर वसीयती पंजीकृत शीर्षक दस्तावेज या शीर्षक के संबंध में विवाद सिविल न्यायालय के समक्ष उठाया जाता है और निषेधाज्ञा दी जाती है तो तहसीलदार के लिए एकमात्र रास्ता आगे न बढ़ना और धारा 107 की उपधारा 7 के तहत मामले की कलेक्टर को रिपोर्ट करना होगी। तो ये मैंने सर आपको जजमेंट के अंदर से भी पढ़ के बता दी है और आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है कि नामांतरण के मामले में कब हमें सिविल न्यायालय जाना होगा। ये जो नीता भट्टाचार्य 2025 का जो फैसला है, इसका जो पैरा क्रमांक 75 है उसके उप पैरा क्रमांक 4 और 5 में ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी गई हैं। उसी के आधार पर मैंने आपको वीडियो बनाया है और अब इसका मैं आपको इससे ई बुक से भी सर परिचित करा देता हूँ जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये आवेदन है, टाइटल है हमारा और इसके जो अध्याय हैं, अध्याय 1 में प्रस्तावना है, 2 में नीता भट्टाचार्य क्या है ये पूरे फैसले के बारे में बताया है, अध्याय 3 में तहसीलदार की नई शक्तियां,
अध्याय 4 में नामांतरण नियम 2018 कानून की ताकत जो छिपी थी। अध्याय 5 में क्या वसीयत के लिए प्रोबेट जरूरी है। अध्याय 6 में जितेंद्र सिंह 2021 सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है केस के बारे में। अध्याय 7 में नामांतरण की नई प्रक्रिया। इसमें सारे आवेदन ड्राफ्ट वगैरह सभी दे दी गई है सर मेरे द्वारा। अध्याय 8 में विवादित वसीयत और तहसीलदार का कर्तव्य। 9 में फर्जी वसीयत से सुरक्षा। 10 में भूमि स्वामी के अधिकार। 11 में सिविल कोर्ट कब जाना अनिवार्य है। 12 में आम नागरिक के लिए इस फैसले के बड़े फायदे। और 13 में पूरे भारत में इस फैसले का क्या प्रभाव होगा। 14 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 15 में निष्कर्ष। और 16 में वसीयत नामांतरण एक कानूनी क्रांति। ये सभी चीजें सर इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया ये होगी कि जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक डाउनलोड के आगे जो लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ईमेल आईडी आप सही लिखें क्योंकि ई बुक पीडीएफ आपको ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही आप इसके बाद भुगतान करेंगे 299 रुपये का, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा। वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब उस डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये ई बुक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वहां पर जहां आप चाहें वहां इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अंदर जो जजमेंट दिया गया उस जजमेंट का आप इस्तेमाल कोर्ट में आपके केस में कर सकते हैं। इस ई बुक में वो महत्वपूर्ण आवेदन मैंने दिए हुए हैं सर कि जैसे ही प्राथमिक स्टेज पर आपत्ति आती है तो आप लगाम कैसे लगाएंगे 5 महीने की। यदि आपने नहीं दी, तहसीलदार महोदय के नॉलेज में भी ये मामला अगर नहीं हुआ तो वो फिर वही 10-10 साल, 15-15 साल के लिए आपका मामला खिंच सकता है, सालों खिंच सकता है। उससे बचने के लिए आपको प्राथमिक स्तर पर ही आवेदन देना होगा। आवेदन की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, ये सब कुछ इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा दे दिया गया है। यह आवेदन आपको प्राथमिक आपत्ति पर देना है स्टेज 1 का। जब 5 माह बीत जाएंगे तब आपको दूसरा आवेदन देना है कि ये 5 माह बीत चुके हैं और ये स्टे लेकर नहीं आए इसलिए हमारा नामांकन कर दिया जाए। वो आवेदन की ड्राफ्ट भी, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा दे दी गई है। और उसके अलावा भी बड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां जो इस जजमेंट में दी गई थी वो इसी बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।